जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स। मैं अक्षय मौर्य आज आपके साथ फिर से जुड़ चुका हूँ इंदौर डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो जैसे कि हमारी कंटिन्यूस सीरीज चल रही है विजय बैच करके, जो कंटिन्यूस है। आज हम हमारा हिस्ट्री का 4th लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं और साथ साथ आपके लिए एमसीक्यूज़ में कोशिश कर रहे हैं कि एमसीक्यूज़ के साथ साथ आपको और फैक्ट्स बताते जाए। तो ये तो एक छोटा सी हम लोग की तरफ से मेहनत है आपके लिए। अब जैसे कि सीडीएस की डेट बहुत करीब आ चुकी है, तो आपको खुद वीडियोस हमारे पूरे देखने हैं, साथ साथ खुद भी मेहनत करें और रिलैक्स रहे, आपका एग्ज़ाम अच्छा रहेगा। अपना सेल्फ कंट्रोल ना खोए खुद पे से, मैं ये आखिरी में बोलूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो पहला क्वेश्चन, जैसे कि पहला क्वेश्चन जो है हम पढ़ते हैं, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन वॉज द साइमन कमीशन अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा साइमन कमीशन क्यों अपॉइंट किया गया। इस साइमन कमीशन को हमने बहुत बार बात की है। तो ऑप्शन ए पढ़ते, टू सजेस्ट रिफॉर्म in the system of government and established under the Act of 1919, the Indianization of Defence Forces, the to require into the cause of growing violence in India, all of the above। तो जैसे कि हमने साइमन कमीशन के बारे में समझा कि क्यों अपॉइंट किया गया था, तो आप सभी को पता है कि टू सजेस्ट द रिफॉर्म्स इन द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट स्टेब्लिश अंडर द एक्ट ऑफ 1919, इसके लिए था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को चेक करने के लिए ये आया था। अब हम पर्टिकुलर साइमन कमीशन के बारे में जान लेते हैं कि क्या है, कैसा क्या उसका रोल रहा। जैसे कि साइमन कमीशन जब आया तो इसमें पूरे जो मेंबर थे, 7 मेंबर्स थे, वो पूरे वाइट थे, मतलब पूरे फॉरेनर्स थे, कोई इंडियंस नहीं था। अब आप एक बात बताइए, अगर भारतीय के लिए कोई कानून लाया गया, भारतीय के लिए कोई कानून चेक किया जा रहा है, तो वो भारतीय सदस्य होना जरूरी है ना उस कमेटी में। अब जब भारतीय सदस्य ही नहीं है उस कमेटी में, तो कैसे आप उसकी रियलिटी जांच सकोगे। तो इसलिए इस साइमन कमीशन का विरोध हुआ कि सारे 7 मेंबर्स। अब इसके साथ एक इंपॉर्टेंट एक चीज जुड़ जाती है, इन 7 मेंबर्स को असिस्ट या सपोर्ट करने वाले जो थे बॉम्बे प्रेसिडेंसी से बी आर अम्बेडकर जी थे। जी, ये चीज आपको यहाँ तक क्लियर हो जानी चाहिए कि बी आर अम्बेडकर जी थे कौन असिस्ट करने वाले। यहाँ तक तो हो गया। अब हम समझते हैं कि भाई इसने एक चीज बोली, इसने क्या कहा कि जैसे कि जो सिंध है, सिंध का पार्ट बॉम्बे से अलग किया जाए। ठीक है, ये तो एक बात हो गई। और यहाँ बोल दिया गया जो बुर्मा है वो, या बर्मा है, उसे कहाँ से अलग किया जाए, इंडिया से अलग किया जाए। जी, इसने ये 2 सजेशन दिए कि क्या, कि सिंध शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम बॉम्बे एंड बर्मा शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया। ये तो चीज हो गई। अब हम एक चीज और समझते हैं कि जो आया था साइमन कमीशन, कब आया था, 1930 में आया था। ये चीज हो गई ना, सॉरी, ये चीज हो गई है ना। साइमन 1919 के रिजल्ट के बाद ही आया था। ठीक है, सारे 7 मेंबर्स थे। और इसने एक और सजेशन दिया था, अबॉलिशन ऑफ डायरकी इन इंडिया, ये इसका सजेशन था। तो आज हमने साइमन कमीशन के बारे में जितना हो सकता था उतना जान लिया। अब आते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन की ओर। द नोटेबल फीचर ऑफ सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट ऑफ महात्मा गांधी वॉज। सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट की बात आ रही है और नोटेबल फीचर्स के बारे में पूछ रहे हैं महात्मा गांधी के। तो अपन पढ़ते हैं क्या है। वाइड पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन, अरेस्ट ऑफ 1000%, सिविल, हाँ, मास स्ट्राइक, हाँ ठीक है, पिकेटिंग द शॉप्स, नहीं भाई, ए विल बी द करेक्ट आंसर। वाइड पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन, मतलब ये पहला एक ऐसा मूवमेंट रहा उस समय इंडिया में, पहला मूवमेंट जिसमें फीमेल्स का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा रहा। जी, और बढ़ चढ़ के अब हम सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट समझते हैं क्या है, कैसा है। तो इसके पीछे का थोड़ा हम बैकग्राउंड समझते हैं कि एक नेहरू रिपोर्ट आई। नेहरू रिपोर्ट आती है कब, 1928 में। क्या आई, नेहरू रिपोर्ट, जो कि प्रियम्बल भी बनती है आगे जाके। ऐसी रिपोर्ट में सारी फीचर्स की फंडामेंटल सब बहुत सारी बात हुई।
तो नेहरू रिपोर्ट 1928 में। अब क्या होता है 1929 में इरविन साहब का डिक्लेरेशन हो जाता है। इरविन डिक्लेरेशन, ये सब आप हिस्ट्री में पढ़ रखे होंगे, ऐसे याद रखें कि 1929 में। इस पे से क्या होता है, दिल्ली मैनिफेस्टो जारी होता है 1929 में फिर से, और लाहौर में कांग्रेस। अब चलिए आपको एक लाइन से समझाते हैं। 1928 नेहरू रिपोर्ट, 1929 इरविन डिक्लेरेशन, 1929 दिल्ली मैनिफेस्टो, ये जारी हो गया, दिल्ली मैनिफेस्टो जारी हो गया 1929 में। ठीक है, फिर यहाँ से होता है लाहौर सेशन। लाहौर सेशन, लाहौर सेशन में क्या बोलते, पूर्ण स्वराज की मांग हो जाती है, मतलब आज़ादी की, नो डोमिनियन स्टेटस की मांग कर दी जाती है। अब जब ये होता है तो 31 दिसंबर 1929, ये डेट याद रखना, 31 दिसंबर 1929 को किस रावी नदी के किनारे, रावी नदी के बैंक पे इंडिया का नेशनल फ्लैग होस्ट किया जाता है, और जवाहरलाल जे.एल. नेहरू जी के द्वारा इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया जाता है। अब सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट से ये हो गया एक बैकग्राउंड तैयार कि ये सब घटनाएं हो गई कि भाई पैक्ट आ गया, पैक्ट में कई चीज़ें हैं जो भारत विरोधी रही, ऐसा सारी चीज़ें रही, तो ये चीज़ें हो गई। अब मैं इसे रब कर देता हूँ। अब जब हम देखेंगे कि अब आते हम सिविल डिसोबीडियंट के पीछे कि ये चालू कब हुआ, तो आप सभी को पता है 6 अप्रैल से 1930 में ये स्टार्ट हुआ। ये आपको तो पता ही है, 6 अप्रैल 1930 में ये स्टार्ट हुआ है ना। तो अब हम आ जाते हैं ओरिजिनल सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। इसमें क्या होगा, इसे एक और नाम से जाना जाता है, सॉल्ट सत्याग्रह। जी, सॉल्ट सत्याग्रह बेसिकली मार्च 12 से 6 अप्रैल 1929 के बीच में इसकी नींव रख गई थी, स्टार्टिंग है ना, चालू हो गया था। अब ये 2 फेसेस में हुआ था, ये तो आप सभी को पता है जी। ये 2 फेसेस में हुआ क्या कि भाई सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। और चलिए आप इसमें बता कि कहाँ कहाँ किस किसने क्या, किस किस का पार्टिसिपेशन रहा, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे तमिलनाडु से सी राजा गोपालाचारी जी ने इस आंदोलन को स्टार्ट किया। सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट का जो साधारण मतलब होता है वो होता है असहयोग आंदोलन। असहयोग मतलब हम ब्रिटिश शासन सरकार के साथ सहयोग नहीं कर रहे, इसका ये साधारण सिंपल मतलब होता है। अब वुमेन्स का पार्टिसिपेशन इसलिए रहा क्योंकि वुमेन्स को सारे अपने राइट्स के बारे में बोला गया जी, फिर ये पार्टिसिपेशन रहा राइट्स के लिए। अब वुमेन्स ने ही सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट किया, रोडों पे आके ब्लॉकेज किए, गवर्नमेंट के खिलाफ गए ना। इसी समय मेक इन इंडिया टाइप का गांधी जी ने बात की, तो ये सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट हो गया। चलिए अब हम आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द एजेंट ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है 1930 से 32, इसी सिविल डिसओबीडियंस जो अपन ने पीछे पढ़ा मूवमेंट को रोकने के लिए। तो पहली 3 सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट हुई, 1, 2 एंड 3। ठीक है, अब हम इसको पहले इसका आंसर देखते हैं, फिर इसके आगे समझेंगे। डिस्कस द साइमन कमीशन रिपोर्ट। ठीक है, डिस्कस द ब्रिटिश गवर्नमेंट व्हाइट पेपर ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म, decided upon the constitution of India acceptable of to all parties, find a solution to the communal problem। ना जी, डिस्कशन ऑफ द साइमन कमीशन। साइमन कमीशन की वजह से होता है इंडिया में सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट के साथ साथ कई बड़ी घटनाएं होती है, जैसे कि नेहरू रिपोर्ट आना, इरविन का डिक्लेरेशन होना, फिर रावी रिवर के किनारे नेशनल फ्लैग ऑफ वॉट इनकलाब जिंदाबाद के नारे होना, फिर सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट चालू हुआ। तो इन सब की वजह से मेन रीज़न रहा साइमन कमीशन की वो 7 वाइट पीपल्स इंडियंस हुई है, तभी से थोड़ी थोड़ी आग लगना चालू हुई थी, जो कि वो पूरी आग हमें कब दिखी, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में।
तो अब इसका तो आपको राइट आंसर बता दिया। अब हम समझते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पहली जो हुई वो 1930 से 31 के बीच में हुई, 1930 और जनवरी 1931 में हुई जी। इसमें बी आर अम्बेडकर जी थे और महात्मा गांधी जी ने मना कर दिया था जाने से। अब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, कब होगी बताइए आप लोग जल्दी जल्दी। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो होती है वो होती है फिर 31 में, सॉरी 31 में, 31 में, 1931 में। इसमें गांधी जी ने अटेंड करी। इसमें मुस्लिम लीग की तरफ से, अच्छा हुआ याद आ गया, आगा खान 3 गए थे, ठीक है, फर्स्ट में। सेकंड में गांधी जी और आईएनसी ने अटेंड की, तब भी बात नहीं बनी किसी ना किसी। अब मेन वजह ये थी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स, मतलब जो फूट करो की नीति है ब्रिटिशर्स की, इसके खिलाफ गांधी जी थे। गांधी जी कह रहे थे भाई अगर सबको सेपरेट इलेक्शन, जैसे मुस्लिम का अलग रिप्रेजेंटेशन हो गया, क्रिश्चियंस का अलग हो गया, हिंदूस को नहीं दिया, सिख का अलग कर दिया, इन सबको ये बांट रहे थे, जातियों में तोड़ रहे थे, तो इस वजह से गांधी जी इसके खिलाफ थे। तो ये कंटिन्यूस चलता रहा इंडिया में। फिर फाइनल थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती थी कब, 1932 में, 1932 में, जिसमें आईएनसी और गांधी जी ने बॉयकॉट कर दिया, ठीक है। और इसके बाद होता था गांधी इरविन पैक्ट, उसके बाद फिर गांधी अम्बेडकर पैक्ट, ये सब चीज़ें हुई घटना। आप बताएं कब किस डेट पे हुई, ये आप बताते जाए। और ये तीनों जो कॉन्फ्रेंस हुई है वो कहाँ हुई है, लंदन में, ठीक है। यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पर। इसका आखिरी में भी कोई नतीजा नहीं निकला। In which of the following session of the round table conference did Congress participated? अब आप बता दीजिए। पहला में पार्टिसिपेट किया था कांग्रेस ने, गांधी जी ने नहीं। दूसरे में किया था, तीसरे में तो नहीं किया था, वो कर दिया था, मतलब सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। देखिए ऐसी क्वेश्चन आएगी आज। पर तीनों में कौन रहे थे, एक कॉमन व्यक्ति, बी आर अम्बेडकर जी। हु अटैच ऑल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, किसने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड की, बताइए आप लोग। आप ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, बी आर अम्बेडकर। गांधी जी के बारे में आपको पता ही है, एनी बेसेंट के बारे में पता ही है, हमें जिन्ना जी के बारे में पता है। चलिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली अटेस्टेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, तो कौन सा गलत है आप बताइए। रॉन्गली स्टेटेड फीचर है, चलिए पढ़ लेते पहले, फिर 1935 के बारे में बताते हैं। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी ना जी, बाइकैमरल लेजिस्लेटिव ना जी। रॉन्ग स्टेटेड है, मतलब ये तो थे। ऑल इंडिया फेडरेशन, हाँ भाई बात की थी तो गलत हो गया। डायरेक्टली एट द सेंटर एज वेल एज द प्रोविंस, भाई ये सही है, ये नहीं थी। 1900 अभी हमने पढ़ा, 1919 में डायरेक्टली लागू हो गई थी और 1935 में डायरेक्टली रिमूव कर दी गई थी। ये तो बिल्कुल आप गले में रट लीजिए, कुछ चीज़ें जो है वो याद कर लीजिए बहुत अच्छे से, ठीक है। ऑल इंडिया फेडरेशन की बात की थी, फेडरल लेजिस्लेचर की भी बात की थी। ये सब बाई कैमरल मतलब 2 हाउस रहेंगे, लोअर हाउस अपर हाउस रहेगा एक, है ना, लोअर हाउस अपर हाउस, ये देखिए आज हमारे में है, ठीक है। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी भी रहेगी, ये सब चीज़ें थी। अब साथ साथ इसकी एक चीज़ स्पेशल ये होती है कि स्टेब्लिशमेंट किया उनने किसका, फेडरल स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, मतलब आज का जो स्टेट सर्विस कमीशन है उसका स्थापना इनने की। ये सारी चीज़ें इनने कंटिन्यूस की है। अब इस एक्ट में से एक क्वेश्चन बहुत कॉमन है कि भाई इस एक्ट में कितने क्लॉज और कितने शेड्यूल थे, तो 15 शेड्यूल्स थे और 451 क्लॉजेस थे, ये याद रखना आप, 451 क्लॉजेस थे। दो चीज़ें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार कई एग्जामों में पूछा जाता है, वनडे एग्जाम में तो इजीली पूछ लिया ही जाता है। चलिए यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
इन द इलेक्शन हेल्ड इन 1937 अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इलेक्शन होते हैं 1937 में, ठीक है, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 19। द कांग्रेस गॉट मेजोरिटी इन 5 प्रोविंस, 5 प्रोविंस में मेजोरिटी रही। अब हम थोड़ा 1937 का इलेक्शन देख लेते हैं, जो कि जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में लड़ा गया। इसमें गांधी जी ने कहा था इलेक्शन लड़िए, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप अपनी शक्ति पद से इन्फ्लुएंस नहीं होंगे। ये चीज़ गांधी जी ने साफ कही थी कि आप जो चाह रहे हो वो भला आपको करना ही है। अब कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती ये आप लिख लीजिए याद करके, 716 आउट ऑफ, दिख रहा है आप सभी को, आउट ऑफ 1161 सीट्स। मतलब नेहरू जी ने परफॉर्मेंस अच्छा किया जी। अब किस किस प्रोविंस में जीती थी? मद्रास हो गया, बॉम्बे हो गए, ऐसे बहुत से प्रोविंस है, आप देख लीजिएगा जी। तो ये चीज़ आपको यहाँ से क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आज के हमारे। द आइडिया ऑफ पाकिस्तान वॉज फर्स्टली सजेस्टेड बाय, किसके द्वारा सजेस्ट था? तो मोहम्मद इकबाल जी के द्वारा। अब अहमद जिन्ना जी के बारे में क्या ही बात करें, आप सभी जानते हो महाशय को। तो हम अपने क्वेश्चन सीरीज आगे बढ़ाते हैं। द क्रिप्स मिशन विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग, क्रिप्स साहब का मिशन कब विजिटेड किया था, किसके टाइम में? तो लॉर्ड लिथगो के टाइम पे। लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, लॉर्ड विवल के बारे में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब क्रिप्स मिशन के बारे में थोड़ी हम जानकारी देख लेते हैं। तो ये कब आया था? 1942 में। इसका हेड मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, कंटिन्यूस बता रहा हूँ, स्टैफोर्ड क्रिप्स, इसलिए क्रिप्स मिशन नाम। स्टैफोर्ड क्रिप्स याद रखिएगा बिल्कुल अच्छे से। इनका प्रपोजल क्या था? डोमिनियन स्टेटस की, ये इनका प्रपोजल था, ठीक है, प्रपोजल, क्योंकि ठीक है। और न्यू कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की भी इनने सलाह दी थी ये चीज़, और यूनियन ऑफ इंडिया की भी इन्होंने बात की थी इस मिशन में। ये इनके प्रपोजल्स थे। क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में। किसके द्वारा? स्टैफोर्ड क्रिप्स जी के द्वारा। अब वही क्वेश्चन आ गया। अब देखिए, ये क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ, ये मैं आपको बता नहीं रहा क्योंकि इसके पहले मैं समझा चुका हूँ, ठीक है। अब आप 85th क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, 85th के सामने उसका राइट आंसर, जैसे सी बी डी जो भी है, ऐसे कमेंट करेंगे। अगर आप लेक्चर कंटिन्यूस देख रहे हैं तो कमेंट करेंगे पूरा क्रिप्स प्रपोजल। देखिए वही बात आ गई, अभी मैंने आपको सारे प्रपोजल बताए, ठीक है। चलिए अब In which of the following year was Indian National Army founded? इंडियन नेशनल आर्मी 1942 में फाउंड की थी। मोहन सिंह जी इसके रियल लीडर थे, फिर बाद में सुभाष चंद्र बोस जी को इसकी कमान दे दी गई थी जी, याद रखना। इंडियन नेशनल आर्मी, इंडियन नेशनल आर्मी में एक फीमेल रेजिमेंट थी जिसका नाम था लक्ष्मीबाई रेजिमेंट जी, ये लीजिए, ये आप याद रखिए था। चलिए, which of the following had the chief spirit behind a Simla conference in early 1945? किसकी इच्छा थी सिमला कॉन्फ्रेंस की? तो लॉर्ड वेवल, द वाइस रॉय की इच्छा थी। द कैबिनेट मिशन प्रपोज्ड, अब कैबिनेट मिशन की बात आ गई है, क्या प्रपोज किया था? कैबिनेट मिशन सेटिंग अप द इंटरम गवर्नमेंट, जी हाँ। ऑल फेडरल यूनियन कंसिस्टिंग द ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस ऑफ इंडिया, जी हाँ। अ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी इलेक्टेड बाय द प्रोविंस, बिल्कुल हाँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल द अबव, डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। अब हम थोड़ा कैबिनेट मिशन के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई क्या प्रपोज किया था कैबिनेट मिशन ने, कैसा क्या था, क्या नहीं था। तो ये कब भेजा, इसकी अनाउंसमेंट कब हुई थी? 1946 में। किसके द्वारा? लेबर पार्टी के द्वारा। लेबर पार्टी कौन सी? इंडिया की नहीं भाई लोग, यूके की, ब्रिटेन की। सॉरी ब्रिटेन ही लिख दूं, नहीं तो आप कहोगे सर
ब्रिटेन की लेबर पार्टी द्वारा। ठीक है, ये चीज हो गई। अब 3 ब्रिटिश ऑफिसर नियुक्त किए गए थे, कौन? आप तीनों को मैं 4 बार नाम बता चुका हूँ आपको। पेंटिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स, ये क्रिप्स मिशन से याद रखना, PLSC ऐसे याद रख सकते हो शॉर्टकट की, और एवी अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर, तो PLSC AVA। ठीक है, पेंटिक लॉरेंस साहब और स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर साहब। अब इसमें एक चीज थी, स्टैफोर्ड क्रिप्स को जानबूझ के भेजा गया था क्योंकि भारत उस समय ब्रिटेन में मतलब विश्व युद्ध चल रहा था और इंडिया को अपने पक्ष में रखना जरूरी था, और इंडिया के सारे नेताओं से अच्छी बनती थी क्रिप्स साहब की, क्योंकि वो ऑलरेडी क्रिप्स मिशन ला चुके थे और वो अच्छे से नरम दल के थे, तो इंडिया को मिलाने के लिए। पर इनके हाथ में पावर ही नहीं दी गई थी, इनसे ये बोला गया था वो माने तो माने, नहीं माने नहीं माने, आप वहां जाके अपना प्रपोजल रखेंगे, इसमें कुछ भी बदलाव नहीं करेंगे। अब ये इंडिया में कब चेयरमैन लिख लीजिए, पेंटिक लॉरेंस साहब इसके चेयरमैन थे। ठीक है, इंडिया में 1946 में अराइव होता है। कब होता है, डेट बता देता हूँ, 24/3/1946 में ये अराइव हुआ। और इंटरिम गवर्नमेंट, और इसने बहुत अच्छा काम किया। इंटरिम गवर्नमेंट की बात बोली, ये तो पता ही है। अब एक चीज मैं आपको बताता हूँ, रिजेक्शन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, इनने कहा भाई पाकिस्तान नहीं बनेगा, भारत के टुकड़े नहीं हो गए, ये चीजें कुछ हो गई, इसमें बाद में बनी नहीं, ये भी कैंसिल हो गया कैबिनेट मिशन। फाइनली फिर लॉर्ड माउंटबेटन मिशन प्लान आता है, जो कि सक्सेसफुल होता है इंडिया में। चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द स्वराज पार्टी? स्वराज पार्टी किसने फाउंड की थी? तो देश बंधु CR दास, CR दास साहब याद रखना, CR दास जी ने। BG तिलक के बारे में आप सभी को पता है, गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में पता है, लाला लाजपत राय जी के बारे में पता है। हु अमंग द फॉलोइंग अटर द गिव मी ब्लड एंड आई प्रॉमिस यू फ्रीडम? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किसने बोला था? सुभाष चंद्र बोस, द लीडर ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी। आप सोचिए सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में, कभी आप इनके व्यक्तित्व के बारे में पढ़िए, कैसे लीडर है, कितने बेहतरीन लीडर है कि एक पूरी आर्मी खड़ी कर दी बिना सुविधाओं के। उनका डेडिकेशन देख रहे हो, कॉन्फिडेंस। आप सभी को भी आर्मी में जाना है, ऐसे ही कॉन्फिडेंस चाहिए इनकी तरह, कोई सुविधा नहीं है पर लगे हुए हैं, हम बना के रहेंगे। नॉलेजेबल है। उस समय IAS, उस समय के IAS रिजाइन कर दिया देश सेवा में। और रिस्पेक्ट हमेशा रही गांधी जी की, इनकी नज़र में गांधी जी को इनकी रही। तो हमेशा मैं क्लास में भी एक चीज़ बात बोलता हूँ, मतभेद रखो, मनभेद मत रखो। तो इनके बीच में एक मुद्दे को लेकर मतभेद रहे, किस रास्ते पे कैसे चलना, पर मनभेद कभी नहीं रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आज बढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस हो गया। चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नेशनल कांग्रेस? पहली वुमेन एनी बेसेंट, पहली इंडियन वुमेन सरोजनी नायडू, याद रखना ये चीज। द बंगाल नॉवल नील दर्पण बाय दीनाबंधु मित्र इन 1860 was about a इंडिगो प्लांटर्स के बारे में ये नोवेल थी। ये तो सीधे सीधे फैक्ट है, आप रट लो। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट? बताया था पहले लेक्चर या दूसरे लेक्चर में ही मैंने बताया था, लॉर्ड हेडिंग। एक मिनट, वन कहाँ थे? विच ऑफ द फॉलोइंग शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली? किसने भाई कैलकाटा से कैपिटल दिल्ली शिफ्ट की थी? वो है लॉर्ड वेबल। अब आपको कैपिटल शिफ्टिंग की वजह से, जैसे ये हमारा इंडिया है ना, ये जो इंडिया है, इस इंडिया में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत ये रहती है कि जो इंडिया है हमारा इम्पोर्टेंट, इसमें एक ट्रेडिंग रूट इधर हो गया, एक ट्रेडिंग रूट इधर हो गया, एक बंगाल में हो गया, एक गुजरात में हो गया। पर अगर आप सोचो आप कलकत्ता में बैठो बंगाल में, तो आपको कंट्रोल करने में दिक्कत है, किसको? दिल्ली दो आप, फिर यहाँ से सिंध वाला एरिया,
फिर यहाँ पाकिस्तान में एंटर हो जाओ, फिर यहाँ से बर्मा वाले एरिया में, और साथ साथ आपको गुजरात भी दूर है। तो ये एक मेन दिक्कत रही। तो अगर देखिए मेडिवल पीरियड में भी यही होता था। मेडिवल पीरियड में कितनी कितनी लड़ाई हुई सिर्फ कन्नौज और दिल्ली के लिए। पर अगर कोई दिल्ली में बैठा व्यक्ति है तो आराम से इधर के ट्रेडिंग रूट्स भी कंट्रोल कर सकता है, इधर से भी, इधर से आने वाले आक्रमणकारियों को भी और इधर से भी। तो उसको कितनी आसानी है। इसलिए दिल्ली बहुत ज़्यादा, दिल्ली द्वाब वाला रीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और फर्टाइल भी है, और एशियंट इंडिया से उसकी वैल्यू वही है जो आज भी है। इसलिए आप लोग समझे अब इंडिया की कैपिटल और पूरी पावर इंडिया की वहीं क्यों बैठती। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फाउंडर ऑफ ब्रह्म सभा? हम सबको पता है, राजा राम मोहन राय। मेरे सारे बच्चों को पता है जो लेक्चर कंटिन्यूस कर रहे हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वॉज द इंडियन मुस्लिम लीग फाउंड? कल ही के लेक्चर में बताया था 1906। मैं बताते जा रहा हूँ, ये सब मैं क्लास में करवा चुका हूँ। In which of the following year did the first split take place in Indian National Congress? जिसका नाम है सूरत स्प्लिट। अब तो बता दोगे आप लोग। तो 1907 सूरत स्प्लिट, ये अपन डिस्कस कर चुके हैं। Which of the following year did the first split take place in the Indian National Congress? ये रहने दीजिए, ये गलत हो गया, मैं स्प्रिंट हूँ, ईयर नहीं होगा, नेम होगा। चलिए नेम भी डाल देते तो अपन कर लेंगे नेम। तो बाल गंगाधर तिलक साहब, ये थोड़े गरम दल वाले थे। The founder of Boy Scout and a civil guided movement in India was? किसने ये फाउंडर की थी? तो बेनिन पोवेल ने। चलिए अब ये आ गया बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। कंसीडर फॉलोइंग इंडियन लीडर। मोतीलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी, राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी। ये तो सबसे सरल है। तो सबसे पहला नाम रहेगा, फर्स्ट ऑप्शन हमारा तो ये रहेगा। आप लोग भी अपना अपना लगा। सेकंड ये रहेगा, ठीक है, फिर थर्ड ये रहेगा, ठीक है, और फोर्थ ये रहेगा। मतलब फोर्थ वाला लास्ट में रहेगा, थर्ड वाला फर्स्ट। तो अब थर्ड वाला फर्स्ट कहाँ कहाँ गिवन है? यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं। अच्छा यहाँ गिवन है, देखो 3 2 1 4। अब वही देखें हम, 3 2 1 4 बन गया ना, 1 2 3 4 ऐसे। अब तो आप लोग खुद समझ जाओगे। चलिए आज के क्वेश्चन बस यहीं हम ख़त्म करते हैं, ये समाप्त हुए। थर्ड वाला करेक्ट है इसमें। और अब आप एक चीज़ याद रखिएगा कि एग्ज़ाम में टाइम कम है, इसलिए फालतू अपना टाइम वेस्ट मत करें, डेडिकेशन से लगे रहे। तो चलिए आज की क्लास ख़त्म होती है। जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स।